शिंजो अपने दोस्त हाराकोआ के साथ चीन के बीजिंग शहर के बीचों बीच स्थित जिनपिंग टावर के टॉप फ्लोर पर बने पेंट हाउस के बाहर पहुंच चुका था। जब उसने जिनपिंग टावर की लिफ्ट के अंदर कदम रखा तो उसको एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी ताकत बढ़ रही हो। वो लिफ्ट के थ्रू टॉप फ्लोर के ऊपर पहुंच चुका था और पेंट हाउस के अंदर पहुंचने के बाद जब उसने अंदर का दृश्य देखा तो वो चौंक गया था। उसे समझ में आ गया था कि आखिर जिनपिंग ने उसे वहां क्यों बुलाया है। उसके सामने चांग वेंटिलेटर के ऊपर लेटा हुआ था। उसके पूरे शरीर में लाइफ सेविंग्स मशीनें लगी हुई थी। उनके चलने पर आने वाली बीप बीप की आवाज वहां गूंज रही थी। विदित हो, चांग वही लड़का था जिसने बुद्धा मार्शल आर्ट्स के अंदर सिद्धार्थ के ऊपर बिजली की ताकत की मुट्ठी वाली शक्ति का उपयोग किया था। लेकिन सिद्धार्थ ने उसके वार को आराम से झेल लिया था, जिसके बाद उसकी हथेली टूट गई थी और उसको लेने गए जिनपिंग और सिद्धार्थ के बीच भी महेश के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने की वजह से झगड़ा हो गया था। उसके बाद जिनपिंग के गार्ड्स ने सिद्धार्थ को बहुत मारा था और उस समय गुरु द्रोण ने आकर सिद्धार्थ की जान बचाई थी। इसको क्या हुआ? शिंजो दौड़ते हुए चांग के पास पहुंचा और जिनपिंग की ओर देखते हुए बोला। भले ही जिनपिंग और शिंजो के बीच रिश्ते सही नहीं थे और जिनपिंग ने दौलत के लिए अपने भतीजे को बहुत परेशान किया था, लेकिन शिंजो चांग को अपने सगे बेटे से ज्यादा मानता था। इसलिए चांग की इस हालत ने उसे परेशान कर दिया था। इसने सुसाइड करने की कोशिश की। जिनपिंग ने भर्राए हुए गले के साथ शिंजो को जवाब देते हुए कहा और इतना कहने के बाद उसकी आंखों में आंसू निकल आए थे। वो चांग की हालत देखकर बहुत भावुक हो रहा था। क्यों? इसने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की थी? शिंजो ने जिनपिंग से सवाल किया। चांग जैसा मजबूत लड़का जो सिर्फ जीतना जानता है और अपने मुकाम को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, उसके द्वारा सुसाइड किया जाना, ये बात शिंजो की समझ से थोड़ा बाहर जा रही थी। शिंजो के द्वारा ये सवाल किए जाने के बाद जिनपिंग ने बुद्धा मार्शल आर्ट्स के बाहर जो कुछ भी घटित हुआ था उसके बारे में शिंजो को बताना शुरू कर दिया था। गुरुद्रोण के इंटरफेयर करने के बाद जिनपिंग चांग को लेकर बुद्धा मार्शल आर्ट से निकल गया था और उसे लेकर चाइना पहुंच गया था। चांग एक कुशल मार्शल आर्टिस्ट था। मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने के दौरान उसे चोट लगा करती थी, जो ठीक भी हो जाती थी। इसीलिए सिद्धार्थ के ऊपर हमला करने के बाद जब उसकी हथेली टूटी तो उस समय चांग और उसके साथ साथ जिनपिंग ने भी इस बात का ज्यादा लोड नहीं लिया था। उन्हें लगा था कि ये भी पिछली चोटों की तरह जल्द से जल्द सही हो जाएगी। लेकिन इस बार लगी हुई चोट पिछली चोटों से बहुत ज्यादा गंभीर थी। इसलिए चांग का इलाज करने से चाइना के हर डॉक्टर ने मना कर दिया था। डॉक्टर के द्वारा मना किए जाने के बाद चांग और जिनपिंग की उम्मीदों पर पानी फिर गया था। चांग अपनी टूटी हुई हथेली लेकर घूम रहा था, लेकिन उसके हाथ का इलाज करने वाला डॉक्टर नहीं मिल रहा था। तभी जिनपिंग के एक दोस्त ने सलाह दी थी कि वो चांग को लेकर तियानमेन माउंटेन पर स्थित हेवन गेट गुफा जाए। वहां पर एक बौद्ध भिक्षु रहता है जो शायद चांग का इलाज कर सकता है। हेवन गेट गुफा को दुनिया की सबसे ऊंची गुफा माना जाता था, जहां तक पहुंचने के लिए दुर्गम रास्तों को पार करते हुए 999 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी। उसके बाद ही इंसान हेवन गेट गुफा तक पहुंच सकता था। अपने दोस्त की सलाह मानने के बाद जिनपिंग चांग को लेकर तियानमेन माउंटेन पहुंच गया था और वहां से 999 सीढ़ियां चढ़कर वो हेवन गेट गुफा के अंदर पहुंच गया था। उस बौद्ध भिक्षु ने इंडो चाइना पद्धति से चांग की टूटी हुई हथेली का इलाज करना शुरू कर दिया था और करीब एक हफ्ते तक चले इलाज के बाद चांग की मुट्ठी अपनी पुरानी अवस्था में आ गई थी। वो अब अपने हाथों से भारी वजन उठा सकता था और खाना भी खा सकता था, जो वो पहले नहीं कर पा रहा था। अपने पोते की हथेली को ठीक देखकर जिनपिंग भी बहुत खुश था। उसने उस बौद्ध भिक्षु को ढेर सारे चाइनीज युआन देने चाहे, लेकिन बौद्ध भिक्षु ने पैसे लेने से मना कर दिया था और फिर से अपनी साधना की ओर जाने लगा था। अब मैं उस सिद्धार्थ को बताऊंगा कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। अब मैं देखता हूं कि वो कितना बड़ा मार्शल आर्टिस्ट है। चांग ने अपनी ठीक हो चुकी हथेलियों को घुमाते हुए कहा और जैसे ही चांग ने ये बात कही, गुफा के अंदर जा रहा बौद्ध भिक्षु रुक गया और चांग की ओर पलटते हुए बोला, क्या तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो बेटा? बौद्ध भिक्षु के सवाल करने पर चांग ने गर्व के साथ हाँ में सिर हिला दिया था। हाँ सर, चांग ने कहा।
तो बेटा, तुम्हें अपनी मार्शल आर्ट्स को अब हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अपने इस हाथ से तुम सारे नॉर्मल काम कर सकते हो, लेकिन मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। उस बौद्ध भिक्षु ने जवाब दिया और फिर अपनी साधना की ओर चला गया था। उस बौद्ध भिक्षु की बात सुनने के बाद चांग के ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अपना सब कुछ खो दिया हो। चांग को ना तो अपने दादा के बिजनेस से कोई मतलब था और ना बाकी दुनियादारी से। वो बस मार्शल आर्ट्स को अपना सब कुछ मानता था। वो भारत से जाकर चाइना में मार्शल आर्ट्स की शुरुआत करने वाले बोधिधर्मन को अपना भगवान मानता था और वो उन्हीं की पूजा करता था। चांग को आगे चलकर बोधिधर्मन के जैसा नाम कमाना था, लेकिन जब उस बौद्ध भिक्षु ने उससे ये कहा कि उसकी हथेली मार्शल आर्टिस्ट बनने लायक नहीं रही, तो चांग के सारे सपने बिखर गए थे। जिस वक्त चांग यहाँ पर अपने बिखरे हुए सपनों को याद करके रो रहा था, ठीक उसी वक्त सिद्धार्थ ईगल गैंग के साथ मुठभेड़ में व्यस्त था, जहां पर गुल्लू को छुड़ाने को लेकर उसकी ईगल गैंग के साथ भिड़ंत हो गई थी। चांग के चेहरे को देखकर जिनपिंग उसके दिल में उठ रही पीड़ा को समझ गया और उसने चांग को समझाने की कोशिश की, लेकिन चांग उसका हाथ झटक कर किनारे जाकर खड़ा हो गया था। उसे अपने दादा की सारी दौलत बेकार नजर आ रही थी। कुछ देर तक वो पहाड़ी पर खड़ा होकर आसमान की ओर देखता रहा और फिर अपने आप से बुदबुदाते हुए बोला, अगर मेरी जिंदगी में मार्शल आर्ट्स नहीं है तो फिर मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है। इतना कहते हुए चांग ने उस पहाड़ी से छलांग लगा दी थी। चांग को पहाड़ी से नीचे छलांग लगाता देखकर जिनपिंग के होश ही उड़ गए थे। वो अपने गार्ड्स के साथ भागते हुए नीचे पहुंच गया था। नीचे जाकर उसने देखा कि चांग खून से लथपथ पड़ा हुआ था, लेकिन गनीमत यह थी कि उसकी जान बच गई थी। चांग की जान तो बच गई थी, लेकिन वो डीप कोमा में चला गया था और तब से वो अपनी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। चांग की कहानी सुनकर शिंजो की आंखों में आंसू आ गए थे। यहाँ चाइना में जिस समय जिनपिंग अपने भतीजे शिंजो को चांग की कहानी सुना रहा था, ठीक उसी वक्त चांग की इस हालत का जिम्मेदार सिद्धार्थ बिसलपुर में बनी बीरेन शर्मा की हवेली की छत पर बैठा ताजी ताजी हवा खा रहा था। उसके बगल में गुल्लू और बिल्लू भी बैठे हुए थे और गुरबचन नीचे अभिमन्यु की गाड़ियां धो रहा था। सिद्धार्थ अभी गुल्लू और बिल्लू से बातें कर ही रहा था कि तभी सुकृति वहां आ गई और जब उसने सिद्धार्थ को बोलते दिखा तो मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़ गई थी। सुकृति को अभी तक सिद्धार्थ की शक्तियों के बारे में पता नहीं चला था और जब गुरबचन ने उसे कृतिका वाली बात बताई थी तो भी उसने आधी अधूरी बात ही बताई थी। पहले एक कम था जो पागलों की तरह बड़बड़ाने के लिए दूसरा लेकर चले आया हो, सुकृति ने सिद्धार्थ के पास बैठते हुए कहा और उसके इतना कहने के बाद सिद्धार्थ चुप हो गया था। मुझे इनसे बातें करना अच्छा लगता है, सिद्धार्थ ने सुकृति को जवाब देते हुए कहा। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना कि लोग कहीं तुम्हें पागल ना समझ लें, सुकृति ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा और उसके बाद दोनों मुस्कुरा उठे थे। तुम ना समझना, बाकी लोगों से मुझे मतलब नहीं है, सिद्धार्थ ने जवाब दिया और सुकृति के माथे को चूम लिया था। सिद्धार्थ की इस हरकत से सुकृति शर्म के मारे पानी पानी हो गई थी। ध्यान से, कहीं कोई देख लेगा तो क्या समझेगा, सुकृति ने झेपते हुए कहा। क्या समझेगा, कहते हुए सिद्धार्थ ने सुकृति की ओर आंख मार दी थी। अच्छा छोड़ो ये सब रोमांस की बातें, मैं तुमसे कुछ कहने आई थी, तुम्हारे रोमांस के चक्कर में भूल ही गई, सुकृति ने सिद्धार्थ से कहा। बोलो, सिद्धार्थ ने कहा। मुझे एक अर्जेंट काम से ईटानगर जाना है, रजत ने कहा है बिना मेरे वो काम नहीं हो सकता है और ये करण भाई की कंपनी को बचाने के लिए बहुत जरूरी है, सुकृति ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा और उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ के तो चेहरे की हवाइयां ही उड़ गई थी। ईटानगर? तुम जानती हो ना कि वहां कितना बड़ा खतरा है, तुम ईटानगर नहीं जा सकती, सिद्धार्थ ने सुकृति को सिरे से मना करते हुए कहा। वो सुकृति की जिंदगी को जरा भी खतरे में डाल नहीं सकता था। मेरी बात सुनो सिद्धार्थ, मेरा जाना बहुत जरूरी है, वरना भाई साहब की कंपनी को करोड़ों का नुकसान होगा, सुकृति ने सिद्धार्थ को समझाने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ ने सुकृति के इस प्रस्ताव को यह कहते हुए सिरे से खारिज कर दिया था कि पैसे जान से ज्यादा जरूरी नहीं है और अगर करणवीर होते और उन्हें भी तुम्हारी जान का खतरा दिखाई देता तो वो भी यही कहते। इधर सुकृति सिद्धार्थ से ईटानगर जाने के लिए हामी भरा रही थी
और उधर नीचे वेदिका के कदम तेजी के साथ कृतिका के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। सूरज सिर पर चढ़ाया है, लेकिन ये लड़की अभी तक उठी नहीं है। इसका हर तीसरे दिन का यही है, पता नहीं क्या करेगी जिंदगी में। इतना कहते हुए वेदिका ने कृतिका के कमरे के दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया था। लेकिन ये क्या, कृतिका तो वहां थी ही नहीं। वेदिका को लगा कि शायद कृतिका उठकर बाहर चली गई है, इसलिए वो उल्टे पांव वापस लौट पड़ी थी। अभी वो कुछ ही कदम वापस लौटी थी कि उसे लगा कि जैसे उसकी नजर से कुछ छूट गया हो, और जब वो दोबारा कृतिका के कमरे में पहुंची तो डर के मारे उसकी चीख ही निकल गई थी। वेदिका की चीख इतनी तेज थी कि हवेली की छत पर बैठकर बातें कर रहे सिद्धार्थ और सुकृति को भी उसकी आवाज सुनाई पड़ी थी, और दोनों अपनी बातें छोड़कर भागते हुए नीचे आ गए थे। उसके साथ साथ गाड़ी धो रहे गुरबचन और ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे अभिमन्यु भी भागते हुए वेदिका के पास पहुंच चुके थे। क्या हुआ वेदिका, चीख क्यों रही हो? अभिमन्यु ने उसकी ओर देखते हुए सवाल किया, और वेदिका ने अभिमन्यु की बात का जवाब देने के बजाय अपनी उंगली उठाकर कृतिका के कमरे की तरफ दिखाती थी, जिसे देखने के बाद अभिमन्यु, सिद्धार्थ, सुकृति, गुरबचन समेत सारे लोगों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। कृतिका अपने कमरे से गायब थी और उसके बेड पर खून से लिखा हुआ एक लेटर रखा हुआ था। कृतिका के गायब होने की खबर मिलते ही पूरी हवेली में हाहाकार मच गया था। यह सूचना ईटानगर में बैठे बीरेन शर्मा के पास भी पहुंच गई थी, और वो ईटानगर से बिसलपुर निकलने की तैयारी में लग गए थे। कृतिका के गायब होने के बाद बिसलपुर में जितना हाहाकार मचा हुआ था, बीजिंग में जिनपिंग टावर के पेंट हाउस में उतनी ही शांति छाई हुई थी। आप मुझसे क्या चाहते हैं अंकल? शिंजो ने जिनपिंग से सवाल करते हुए कहा। तुम्हें इंडिया जाना होगा और मेरे पोते की इस हालत के जिम्मेदार उस सिद्धार्थ को ठिकाने लगाना होगा। अगर तुमने उसे ठिकाने लगा दिया तो तुम्हारा सारा बिजनेस तुम्हें मिल जाएगा। उसके साथ साथ तुम्हें 20 करोड़ युआन मैं अपनी तरफ से दूंगा। जिनपिंग ने शिंजो को ऑफर देते हुए कहा। चूंकि ऑफर बहुत बढ़िया था, इसलिए शिंजो ने बिना लाग लपेट किए उसके ऑफर को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया था। सिद्धार्थ का पता और उसकी तस्वीर शिंजो के पास लाई जा चुकी थी। उसके साथ साथ जिनपिंग ने अपने कुछ भारतीय दोस्तों को भी शिंजो की हेल्प करने के लिए कह दिया था। शिंजो वो सारी डिटेल्स लेकर इंडिया आने की तैयारी कर रहा था। क्या शिंजो और सिद्धार्थ की मुलाकात किसी नए युद्ध का आगाज करने जा रही थी? इसका खुलासा होना अभी बाकी था। आखिर क्या होगा जब सिद्धार्थ और शिंजो होंगे आमने सामने? और कहां गायब हुई है कृतिका? क्या सिद्धार्थ जाने देगा सुकृति को ईटानगर? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।